हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उसका पार्ट टू आज हम उसका स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ की पार्ट फर्स्ट इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा पार्ट फर्स्ट। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पार्ट टू के। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें पूछा गया नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेंड पूछा जाता है कि भाग 4 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, या अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर होगा नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है मौलिक कर्तव्य यहाँ किस समिति की देन है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था मौलिक कर्तव्य किस समिति की देन है। तो फ्रेंड, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, उनको बाद में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि किसकी देन, किस समिति की देन है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड, मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। हमारे संविधान में नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान की देन है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए। तो वो है रूस। रूस के, जिसे पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वर्तमान समय में रूस के नाम से जाना जाता है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4 का 4A में है और आर्टिकल है 51 का 51A में। संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। साथ ही साथ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, यह भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके प्रति उत्तरदायी है। तो ये आपका आंसर होगा राष्ट्रपति महोदय में। भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है किसे देश का संवैधानिक प्रधान कहा गया है। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं उनको देश का संवैधानिक प्रधान कहा गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है भारत का प्रथम नागरिक कौन है, या भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, या इनमें से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो है आंसर आपका राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रपति पद हेतु
निम्नतम आयु कितनी है, यानी कि मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद पर होने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर। साथ ही साथ फ्रेंड क्वेश्चन ये भी पूछा जाए उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु या राज्यपाल की न्यूनतम आयु, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की ही मिनिमम एज है 35 ईयर। तीनों की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। 35 वर्ष प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोटिंग करते हैं। तो ये हैं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य एवं राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य। तो फ्रेंड 3 तरीके के लोग आते हैं, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं। ध्यान दीजिएगा राज्यों की विधान सभा है, न कि विधान परिषद। क्वेश्चन इस तरीके से कंफ्यूज करता है ऑप्शंस में इस तरीके से देता है राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा, अगला देगा राज्य की विधान परिषद। तो ध्यान दीजिएगा विधान सभा है, न कि विधान परिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रपति चुनाव में किन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो फ्रेंड को ध्यान दीजिएगा भारत के केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बाकी अन्य किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये जो 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम हैं पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 12वें नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों का समाधान कौन करता है। तो इसका आंसर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब फ्रेंड चाहे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई विवाद हो, चाहे उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो, उन सभी का निर्णय करेगा, उन सभी विवादों का समाधान करेगा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति जब चुनकर आते हैं तो उनके पद ग्रहण से पहले उनको शपथ दिलाई जाती है और ये शपथ कौन दिलाता है। तो आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होगा, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो दिलाएंगे राष्ट्रपति महोदय को शपथ। मान लीजिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, यानी चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अब फ्रेंड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए उपराष्ट्रपति किसे संबोधित करेगा अपना त्याग पत्र। तो उपराष्ट्रपति करेगा राष्ट्रपति को संबोधित और राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, यानी एक दूसरे को अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए 15वें नंबर का क्वेश्चन। 15वें नंबर का क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देता है। अब देखिए 14 नंबर में मैंने बताया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का त्यागपत्र मिलेगा तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देंगे। तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा को देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देता है। तो लोकसभा को देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए 16वां नंबर का क्वेश्चन राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है।
तो फ्रेंड, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण पर लगाया। संविधान के अतिक्रमण से मतलब है जब राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं या संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ कोई काम करते हैं, तो उस समय कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। तो फ्रेंड, संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों ही व्यक्तियों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को कौन प्रतिपादित करता है। यानी कि मान लीजिए राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब राष्ट्रपति के कार्य कौन संभालेगा? तब राष्ट्रपति के कार्य को संभालेगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाता है, तो वही उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को करता है। तो फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से हैं। अब फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें राष्ट्रपति महोदय के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को मैंने एक साथ आप लिख दिया है ताकि बार बार इसको लर्न करने में आपको दिक्कत न हो। ये देखिए, मैंने सारे कार्य उसके एक साथ लिख दिए। आइए बारी बारी से इनके कार्यों को देखते हैं। सबसे पहला कार्य है इनको नियुक्ति, यानी किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसको मंत्रिपरिषद में नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा और भारत के महान्यायवादी, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती हैं। क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, बाकी और भी कई सदस्य हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को लिखा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, या फिर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, या भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इन सभी व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति का जो और कार्य है वो है संसद के सत्र को शुरू करने, शस्त्रावसान करने, यानी कि सत्र को खत्म करने। साथ ही साथ लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। संसद के सत्र को शुरू करने, सत्र को खत्म करने, जिसे शस्त्रावसान बोला जाता है। साथ ही साथ लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय जी को है। क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया, लोकसभा का भंग करने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति महोदय को है। साथ ही साथ संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाते हैं। यानी कि संसद कोई भी कानून बना देगा, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर नहीं लगाएगा तब तक उसे कानून को नहीं पास किया जा सकता या कानून को लागू नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद या राष्ट्रपति के उसको जो उन्होंने कानून बनाया उसका वो पहले अवलोकन करेगा, तब जाके उसकी अनुमति देगा। तो इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही संसद विधेयक को कानून बना सकता है। आइए और कार्य की बात की जाए राष्ट्रपति महोदय जी की, तो नए राज्य के निर्माण, उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए, न किसी नए राज्य का निर्माण करना हो या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो या फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, तब राष्ट्रपति महोदय जी की अनुमति अनिवार्य है। साथ ही साथ धन विधेयक संबंधी विधेयक जितने हैं, धन विधेयक संबंधी विधेयक, उनमें भी राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के आप धन विधेयक नहीं संसद में ला सकते हैं
और न ही किसी राज्य का निर्माण कर सकते हैं, न राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते और न ही राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते। इन सभी कार्यों के लिए राष्ट्रपति जी की अनुमति अनिवार्य है। साथ ही साथ लिखा गया, राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। यानी कि जब राष्ट्रपति जी को ये लगता है कि दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक होनी चाहिए, तो वो इसके लिए आमंत्रित कर सकता है, सभी को यह संयुक्त बैठक बुला सकता है। और बात की जाए राष्ट्रपति महोदय के, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस व्यक्ति तथा राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति को वो रखेगा और राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त यानी वीआईपी। और जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं ये हो सकते हैं सिनेमा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति और खेल से जुड़े हुए व्यक्ति, उद्योग जगत से जुड़े हुए या अन्य किसी भी क्षेत्र में नाम कमाए हुए व्यक्ति हो सकते हैं, जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा में नियुक्त कर सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय। क्वेश्चन ये पूछा गया है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि कितने व्यक्तियों की नियुक्ति? तो 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति की नियुक्ति और ये होंगे लोकसभा में। राज्यसभा में 12 व्यक्ति होंगे और इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं उन पॉइंटों को मैंने आपके लिए लिखा है। साथ ही साथ बात की जाए, दूसरे देश के साथ समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। किसी भी देश के साथ कोई संधि होनी है या समझौता होना है तो वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि दूसरे देशों के साथ समझौता किस व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लिखा गया, राष्ट्रपति जी को किसी भी अपराधी की सज़ा को माफ़ करने का भी अधिकार है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाई थी संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल, उसमें मैंने बताया था अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। अगर राष्ट्रपति महोदय को ये लगता है कि इस व्यक्ति को इसकी सज़ा के लिए से माफ़ किया जा सकता है तो राष्ट्रपति उसे माफ़ कर सकता है। तो इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। और ये जिस तरीके से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल को प्राप्त है। इन दोनों ही बातों का वर्णन मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी आपके लिए भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद उनमें बताया था। आपने नहीं देखी है तो ये प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात की जाए। नेक्स्ट लिखा गया, राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। फ्रेंड, यानी कि कहने का इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के न्यायाधीश से वो किसी भी तरीके का सलाह मशवरा कर सकता है। किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है या उस पर सलाह मशवरा कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। और देखिए ब्रैकेट में लिखा गया, पर परामर्श मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। यानी कि मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने किसी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से बात की, उससे सलाह मशवरा किया, विचार विमर्श किया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसने जो विचार दिए हैं या जिसने वो बातें होते हैं उसको अमल करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति का मन होगा तो वो उसकी बातों को अमल करेगा, अन्यथा नहीं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बातों को मानने के लिए बाध्य है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था तो आपका आंसर होगा नहीं। राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
अगर उसका मन होगा तो उसकी बातों को मानेगा, नहीं होगा नहीं मानेगा। अब चलिए बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार। लिखा गया है राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार भी प्राप्त है। अब पहले ये जानिए वीटो का अधिकार क्या है। फ्रेंड, किसी भी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के बाद लौटा देना। मान लीजिए संसद में किसी भी विधेयक को लाया गया और राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस कर देते हैं, उस पर कोई विचार नहीं करते या उस पर कोई अपनी सलाह नहीं देते, बगैर विचार के बगैर सलाह के उसे वापस कर देते हैं या उसे अपने पास रख लेते हैं बिना कुछ बताए, तो इसी को कहा जाता है वीटो का अधिकार। अभी तक वीटो के अधिकार का प्रयोग किया जा चुका है और कब किया गया देखिए, 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। इन्होंने क्या किया था, संसद में एक विधेयक लाया गया था जो था भारतीय डाक विधेयक के नाम से। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बगैर किसी विचार विमर्श के या बगैर कोई अपना निर्णय दिए ही इस विधेयक को अपने पास ही रख लिया, उस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया। और उसके 3 साल बाद क्या हुआ, 1989 में 1989 में जब अगले राष्ट्रपति बने वो थे विक्टर रमन जी, तो फिर से जब इस विधेयक को लाया गया भारतीय डाक विधेयक को, तो उन्होंने इस विधेयक को रद्द कर दिया। तो फ्रेंड, इस तरीके से ये कहा गया कि राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी ने अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग किया। ये जो राष्ट्रपति थे विक्टर रमन, इन्होंने तो विधेयक को रद्द कर दिया था, लेकिन ज्ञानी जेल सिंह जी ने क्या किया था, इस पर ना कोई अपना विचार विमर्श किया, ना ही कोई अपनी राय दी। उन्होंने इस विधेयक को अपने पास ही रख लिया। तो फ्रेंड, ये होता है वीटो का अधिकार। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, यानी भारतीय राष्ट्रपति से जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं या जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। आइए इनको देखें। इसमें पहला लिखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। पूछा जाए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तब आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो लिखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। प्रथम की बात की जाए और द्वितीय यानी पहले नंबर के राष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति वो कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि यानी पहले का नाम तो उनको पता होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन दूसरे के नाम में वो कन्फ्यूज है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे पहले की बात कीजिए चाहे दूसरे की, दोनों का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अब आइए दूसरे नंबर की बात की जाए। दूसरे पॉइंट पे लिखा गया वी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, यानी कि दूसरे राउंड में करना पड़ा था काउंटिंग। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि दूसरे चक्र की मतगणना किस राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन के समय करनी पड़ी, तो वो थे वी गिरी जी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और ऐसा अभी तक एक ही बार हुआ है कि किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय सेकंड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी हो। तो सेकंड राउंड की काउंटिंग यानी दूसरे चक्र की मतगणना कब करनी पड़ी थी, जब वी गिरी जी का निर्वाचन हुआ था। चलिए तीसरे पॉइंट की बात की जाए। तीसरा पॉइंट लिखा गया है नीलम संजीवा रेड्डी पहली बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। फ्रेंड देखिए, नीलम संजीवा रेड्डी जी जो थे उन्होंने पहली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो वो हार गए, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव लड़े तो वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, यानी कि उनके विपक्ष में किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, या इनमें से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, तब आपका आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी जी। नीलम संजीवा रेड्डी जी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कुछ
पॉइंट नंबर 4 की बात की जाए, पॉइंट नंबर 4 में प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, यानी ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम थे और राष्ट्रपति पद पे इनका चुनाव हुआ, यानी तो ये थे जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ इनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी, यानी ये राष्ट्रपति पद पर थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, कौन से व्यक्ति की मृत्यु इनके राष्ट्रपति पद पर ही हो गई थी? तब आपका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया डॉक्टर के.आर. नारायण। डॉक्टर के.आर. नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे या प्रथम दलित राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो वो है डॉक्टर के.आर. नारायण जी। पॉइंट नंबर 7 लिखा जाए, पॉइंट नंबर 7 है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी, जिन्हें मिसाइल मैन आप कहते हैं। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, यानी कि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं थे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ से ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड वो मैंने आपको बताया, इसमें 7 फैक्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? 19वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया महाभियोग द्वारा किस राष्ट्रपति को हटाया गया था? तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है महाभियोग द्वारा किस राष्ट्रपति को हटाया गया था? तो फ्रेंड आप याद रखिएगा, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग पर हटाया गया है, यानी कि किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर नहीं हटाया गया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आज कितने राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर हटाया गया है? तो 0, यानी किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर नहीं हटाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो फ्रेंड राष्ट्रपति महोदय जी को तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 21 है राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति जी का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब फ्रेंड जो एकल संक्रमणीय प्रणाली है इसी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, साथ ही साथ हेयर प्रणाली भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शंस में ये दिया जाए एकल प्रणाली ना हो तो देखिए आनुपातिक प्रणाली जो होगी वो सही आंसर होगा। ये भी ना दिया जाए तो हेयर प्रणाली होगी, तो ये आंसर होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और जैसा आपका ऑप्शंस दिया गया हो उस तरीके से आंसर करिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति जी का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर किया जाता है? तो आंसर होगा एकल संक्रमणीय प्रणाली या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर हेयर प्रणाली। तो फ्रेंड इस तरीके से आज आपका ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ थी पार्ट 2 ये कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज नंबर पार्ट 3 में। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।